हेलो, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम इजी टू लर्न क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और अपनी इस समय परीक्षा की तैयारी जोरों से कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैं भी आपके लिए आज इंग्लिश का कक्षा 10 में पेपर लेके आई हूँ, जो आपका इस साल सिलेबस चेंज हुआ है। इस बार आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी आएंगे और उसके बाद आपके जो 50 नंबर का है, 50 मार्क्स का है, वो जैसे अभी तक क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे, बुक से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो भी है ट्रांसलेशन वगैरह आएगा। ठीक है, तो आज मैं मल्टीपल चॉइस कराऊंगी इस वीडियो के अंतर्गत और आपकी लेटर राइटिंग एप्लीकेशन मैं इसके अंदर करवाने वाली हूँ। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। समय बहुत कम है तो समय का ज़्यादा जिसमें वेस्ट नहीं करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। पेपर में सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तत्पश्चात ही लिखना शुरू करेंगे। और हाँ, हाशिया जरूर बनाएंगे। जो कापियों में हाशिया बना होता है, एक लाइन खींची होती है, स्केल से एक लाइन सीधी खींच लेंगे, तत्पश्चात ही आप लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिख रहा है, 20 मार्क्स है ये। और रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट आंसर। इसको आप केयरफुली पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, इसके पैराग्राफ के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे, समझाऊंगी आपके लिए, वो इसमें आपको लिखने हैं। सभी क्वेश्चन जो है इसमें 1-1 नंबर के होंगे। 20 क्वेश्चन जो आपके 1-1 नंबर का 20 नंबर के होंगे। ठीक है। फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया द रिवर गंगा इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर। भारत के असंख्य लोगों के लिए गंगा नदी है वो पवित्र नदी है, बहुत अधिक पवित्र नदी मानते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड मदर एंड गॉडेस। इसको वो माँ और देवी समझते हैं, मानते हैं। इट इज़ आल्सो ए लाइफ लाइन टू मिलियंस ऑफ इंडियंस। ये मिलियंस लोगों की, भारतीयों की ये लाइफ लाइन है, उनका वो गुजारा करती है। हु लिव अलॉन्ग इट्स कोर्सेज एंड डिपेंड्स ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स। जो इसके इसी पर डिपेंड रहते हैं, इसके सहारे ही अपना जीवनचर्या चलाते हैं। द रिवर गंगा इज द 3rd लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो रिवर गंगा है वो 3rd है, तीसरी, समझ लीजिए इसको, 3rd लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, संसार की। संसार की 30 सबसे बड़ी नदी है। बाई द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू, जो पानी इसमें बहता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया यानी भारत की सबसे बड़ी नदी है। द रिवर वाटर ऑफ गंगा इज यूज्ड फॉर एरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फिशिंग। इसका कई प्रकार से इसका प्रयोग, गंगा पानी का प्रयोग किया जाता है। द गंगेटिक प्लेन्स फाउंड बाई द रिवर गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स ऑन द अर्थ। जो इसकी जो पानी से इसकी जब जो ज़मीन है वो इससे सिंचित होती है और ज़मीन को फर्टाइल भी करती है, यानी उपजाऊ भी बनाती है। दिस इज वाई ऑलमोस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स हियर एंड अर्न्स इट्स लिवलीहुड। जो 10% पॉपुलेशन है वो यहाँ रहती है और अपनी दिनचर्या लिवलीहुड यानी दिनचर्या से चलाती है, उसकी कमाई करती है दिनचर्या चलाने के लिए। द गंगा इज इंडिया, द गंगा इन इंडिया इज द मोस्ट वर्शिप्ड बॉडी ऑफ वाटर। ये मोस्ट वर्शिप्ड है ये। और आयरनी हेयर इज एन दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर, सबसे ज़्यादा पूजनीय नदी है। इट इज़ आल्सो द डल्टिस्ट वन, लेकिन ये डल्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा गंदी भी है। ठीक है, बहुत सारी मतलब गंदी भी है। इट कैरीज सम मेटल्स थ्रोन आउट ऑफ टेनरीज, वेस्ट कैरीज सम मेटल्स थ्रो आउट बाई it is carries some metals thrown out by tanneries, waste produced by industries and urban waste from different cities। जो ये है बहुत सारे इसमें जो इंडस्ट्रीज हैं उनका पानी, गंदा पानी जाता है और बहुत सारी गंदगी इसके अंतर्गत गिराई जाती है, वेस्ट मटेरियल गिराया जाता है। ऑल दिस हैज़ मेड द रिवर गंगा द 5th मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। जो गंगा को 5th मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड, 5वीं सबसे ज़्यादा गंदगी जो पॉल्यूटेड नदी है। ठीक है। अनदर मेजर रीजन दैट एड्स टू द गंगा रिवर पॉल्यूशन इज द कोल वेस्ट पावर प्लांट्स ऑन इट बैंक विच burn tons of coal every year and produce tons of fly ash.
राख, ऐश राख को बोलते हैं। दिस ऐश मिक्सड विद डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इज रिलाइज इन द रिवर। दिस बैड सिचुएशन कॉल्स फॉर एन अर्जेंट नीड टू मेक efforts to reduce pollution and revive the river गंगा। उसको पॉल्यूट करते हैं और रिवाइव द रिवर गंगा, उसको रिवाइव करने के लिए कहते हैं। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ए प्रोग्राम नेम्ड नमामि गंगे प्रोग्राम। उसकी पॉल्यूशन को दूर करने के लिए भारत में नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया है। द मेन पिलर्स ऑफ द प्रोग्राम आर सेवेज ट्रीटमेंट, और इसका मुख्य कारण है, इस जो प्रोग्राम चलाने का मुख्य कारण है सेवेज ट्रीटमेंट, अर्थात जो गंदा पानी है, मल जल जो गंदा पानी उसको शोधन करना, दूषित पानी को शोधन करना, जिसके जीवाणु हैं, इसको केमिकल या उसके द्वारा इसको पानी को साफ करना। रिवर सरफेस क्लीनिंग, और उसके सरफेस को, रिवर का जो सरफेस, नदी की जो तलहटी है उसको भी साफ करना। एफ्लोरेशन यानी वनीकरण करना। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, और रिवर के किनारे डेवलपमेंट करना। पब्लिक अवेयरनेस, और पब्लिक को अवेयर करना यानी पब्लिक को जागरूक करना। द इम्पोर्टेंस ऑफ द सक्सेस ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम कैन बी सीन थ्रू द फॉलोइंग लाइन। नमामि गंगा प्रोग्राम इन लाइनों पे है। इफ़ गंगा डाइज इंडिया, यदि इंडिया डाइज, यदि गंगा मरती है तो भारत मरता है, यानी उसको गंगा सूखती है तो भारत में भी इसकी स्थिति खराब हो जाएगी। इफ़ गंगा थ्राइव्स इंडिया, गंगा प्यासी रहती है, थ्राइव्स रहती है, सूख जाती है तो भारतीय लोग भी प्यासे रहेंगे। नो गंगा नो इंडिया, गंगा नहीं है तो इंडिया नहीं है। इस तरह का इसका ये एक स्लोगन इसके लिए दिया गया है, नमामि गंगे के लिए। ठीक है, अब इसमें 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, जिसको मैंने, आप इसको पढ़ ली, ध्यान से पढ़ लीजिए, और जब आप पढ़ें तो उसको मेन लाइन पे इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन भी देखिएगा आप, विच पर्पस विल बी सर्व्ड बाय द प्रोग्राम नमामि गंगे, नेम गंगे, सेवेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस क्लीननेस और एफ्लोरेशन। देखिए तीनों थे, सेवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, रिवर सरफेस क्लीनिंग और एफ्लोरेशन। तो ऑल दीज पहले का तीसरा आंसर। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 था, तो उसको लिखेंगे। मैं आपको लिख के बताती हूँ। आप सबसे पहले तो स्केल से, यहाँ से इस स्केल से इस तरह से एक स्केल से लाइन खींचेंगे। मैं तो हाथ से ही बना रही हूँ, स्केल नहीं लिया है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना लंबा ना बहुत बड़ा, एक स्केल से सीधी लाइन खींच लेंगे। तत्पश्चात आप एक क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए ठीक है, इसको स्केल से भी अंडरलाइन करेंगे, और आप हाथ से खींच सकते तो हाथ से खींच, तो स्केल से करिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर ये 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर ये 1 आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे आप QUESTION, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। ठीक है, जैसा कहा जाए वैसा ही आपको करना है, अलग से आपके लिए कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या था, इसका आंसर अभी आपने देखा था 1 का D। ठीक है, तो आंसर नंबर 1। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, D ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे D। ठीक है, आपको इसका पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। इसी में फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, लेते हैं इसमें, विच इज द मोस्ट वर्शिड बॉडी ऑफ वाटर इन इंडिया, द गंगा, द ब्यास, द यमुना या द नर्मदा। इंडिया में सबसे वर्षित नदी कौन सी है, तो वो है द गंगा। ठीक है, तो 2 का ए आंसर, 2 का ए आंसर। उसी तरह से इसको लिखेंगे अब आंसर नंबर 2। इसका क्या सही है, इसका
इसको बहुत ध्यान से करेंगे, द गंगा ए, तो यहाँ भी हम लिखेंगे ए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसमें, द गंगा इज द डैश मोस्ट डर्टीएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो ये मैंने समझाया था आपके लिए पिछले अभी कि जो गंगा है सबसे ज़्यादा डर्टीएस्ट रिवर है वर्ल्ड में, कौन से नंबर की है, तो मैंने इसको भी आपको लिखाया था कि गंगा इज द 5th मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। पॉल्यूटेड यानी या डर्टीएस्ट, ठीक है, तो कौन सा है ये 5th, यानी 3 का बी, ये आंसर इसका सही है। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे अब हम आंसर नंबर 3 का है ये बी, 5th। जैसा इसमें कहा जा रहा है वैसा ही आपको करना है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ये, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये तीनों हो गए, इस पहले आपसे 3 क्वेश्चन से तीनों हमने कर लिए, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन 4 से 8 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक के ये आपको ये करने हैं। आई डेड ए लेटर स्टरडे, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ राइट, यहाँ पे राइट के करेक्ट फॉर्म लिखना है। एक लेटर हमने कल लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, मतलब पास्ट में हो गया, तो आई रोट, रिटन, हैज रिटन या बाज रिटन, तो इसमें आएगा ये मैंने एक पत्र कल लिखा, तो ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, तो 4 का ए ऑप्शन आपका सही है। तो आंसर नंबर 4, ब्लू लेना, ब्लैक पेन लेना है, सॉरी ले लिया मैंने ब्लू। आंसर नंबर 4 का ये है, कौन सा है ये ए, तो यहाँ पे हम ए ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया, ठीक है। चेंज इनटू निगेटिव, जैसा कह रहे हैं आपको वैसे ही करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस जो ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया, इसको हमें नेगेटिव से बदलना है। वो आगरा गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव बनाएंगे, तो इसमें आपको आपने सीखे हैं सब ये, तो इसमें आप पहले तो ऑप्शन देखिए, ही डिड नॉट गो टू आगरा, वह आगरा नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू, आगरा नहीं जाता है। ही विल नॉट गो टू आगरा, वह आगरा नहीं जाएगा। ही हैज़ नॉट गॉन टू आगरा, वो नहीं गया है, तो वह आगरा नहीं गया, तो इसमें डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड के साथ में वर्ब की, डिड के साथ में नॉट का प्रयोग होता है नेगेटिव में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसका 5 का ए, यही इसका सही है, ऑप्शन है। तो यहाँ भी आप लिखेंगे आंसर नंबर 5, इसका क्या, कौन सा वाला सही है ये ए, तो 5 का भी ए, चाहे इसको आप ए ऐसे बना ले इस तरह से, ठीक है, या उस तरह से बना ली स्मॉल में, ओके। 6 है आपका, पुट द करेक्ट आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंसेस, इसमें आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, जैसे दिस इज नॉट दैट डज द यूजफुल टूल, तो इसमें द, ए, एन और ए एन में से कोई भी, तो दिस इज ये नहीं है, यूजफुल टूल उपयोगी टूल औजार, तो अब यहाँ पे यू है, लेकिन इसका जो वैसे तो यू आप देखते हो बाबिल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब बाबिल होते हैं, इससे पहले एन का प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका यू से आ रहा है, और या क्या है, ये हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है, तो इसलिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रही होगी, मैं समझा रही हूँ। और क्योंकि औजार नहीं है, कैसा औजार नहीं है, उपयोगी औजार नहीं है, और आप सोचें कि ये यू है इसलिए यहाँ पे एन आएगा, तो ये गलत है, एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आवाज़ इसमें या से आ रही है, क्योंकि आवाज़ भी हम देखते हैं, हिंदी में भी आवाज़ देखते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इन सब की आवाज़ आ से आ रही है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग भी, तो उसका विशेष ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे यूज आ रहा है, तो यहाँ पे यू आ रहा है, तो यू की हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। दिस इज नॉट ए यूजफुल टूल, यह एक उपयोगी औजार नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, इसका बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो 6 का बी, क्या लिखेंगे हम, आंसर नंबर 6, और इसका है, यहाँ भी मैंने ये
ये ब्लू ब्लैक से लिखा था, इसको ब्लू से लिख देंगे। और यहाँ पे भी क्या लिखना है, 6 का बी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये बी। बी हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारा 7 है, शी वाज पनिश्ड डैट मेकिंग ए नॉइज। इसमें करेक्ट फार्म ऑफ प्रपोजिशन है, फार्म आएगा, करेक्ट फार्म लिखनी प्रपोजिशन की हमें। तो उसमें क्या कहा, शी वाज पनिश्ड, उनको पनिश किया गया, दंड किया गया मेकिंग ए नॉइज शोर करने के लिए। तो अब आ रहा के लिए आ रहा है ऑन, एट, फॉर, टू। तो यहाँ 7 है, 7 का यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये फॉर मेकिंग ए नॉइज शोर करने के लिए उसको पनिश किया गया। तो के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। तो 7 का जो हमारा सी है वो ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर नंबर 7 और उसका आंसर है क्या है बेटा, सी। ठीक है ना, तो 7 का आंसर जो है वो है हमारा सी। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, बस मिस टू द ट्रेन, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो गई, छूट गई। ठीक है, तो इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। तो इसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और ये जो बट दिया है ये क्या चीज़ है। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, बट जो अंडरलाइन दे रहे हैं, ये देखिए अंडरलाइन है ये। तो ये पूछना है मिस लेकिन उस ट्रेन छूट गई, तो उसमें ये क्या है, पार्ट इसमें क्या, एडजेक्टिव है, जो बट एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या प्रपोजिशन है। तो बच्चों ये है कंजक्शन, तो ये दोनों शब्दों को ये जोड़ रहा है, कंजक्शन कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। तो वो कंजक्शन बट दैट है, वट है ना, बिकॉज है, ये सब क्या है, कंजक्शन है। तो वट ये आपका क्या है, ये कंजक्शन है। तो 8 का भी सी सही है। ओके, क्वेश्चन आंसर नंबर 8 का सी। आंसर 8 का आपका आंसर है सही सी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट, फिर आप ये आपके पूरे हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द क्वेश्चन द फॉलो। इसको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन इसको आपको इसमें से देने हैं। तो उसको आप बहुत ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्यूर रिलेटेड टू द sons fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army and the first chief of the Indian army, जनरल करियप्पा, जो फर्स्ट हमारे थे ये चीफ, was a Kurgi even for Kodwas are the only people in India permitted to carry firearms without license. The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Korg, Maheshwar. A large freshwater fish abound in these waters. इसको ध्यान से पढ़ने के बाद जो उसके मेन जो पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन जरूर करिए, क्योंकि हमें इसमें से हमें आंसर देने होते हैं। ओके, करियप्पा, कुर्गी, कोडाप्स, है ना, फायर आर्म्स। अब इसमें से हमें आंसर इसके देने हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन हमारा है भाट ट्रेडिशन बाज कुर्गी होम्स। कुर्गी होम का ट्रेडिशन क्या था? ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग सॉन्ग टू देयर गेस्ट्स, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी टू देयर गेस्ट्स, tradition of touching feet of their guests, tradition of washing hands of their tradition of washing hands of their guests। ठीक है, तो इसमें आप देखा हॉस्पिटलिटी जो था, इसमें आप देख रहे थे यहाँ पे आपको यह है, देखिए मैंने निशान लगाया था, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, देख रहे हैं ना, ये जो उसका ये आंसर है, यही राइट आंसर है। उसको मैं क्या कहा, इसको मेन के लिए आप इसके लिए अंडरलाइन करते जाएंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो इसका क्या है, बी ऑप्शन जो है इसका
ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटेबिलिटी टू देयर गेस्ट्स, ये इसका राइट आंसर है 9 का। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो है उसका आंसर 9 है, इसका आंसर बी सही है। ओके, ये बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट इसका है 10, हाउ डू यू नो दैट कुर्गी फैमिलीज आर प्राउड ऑफ देयर ब्रेवरी। जो कुर्गी फैमिलीज थी वो अपनी ब्रेवरी के लिए प्राउड फील करती थी। द कुर्गी रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। देखिए मैं अभी पीछे टिक किया है, इसको आप बहुत ध्यान रखिए। द कुर्गी आर पोस्टेड ऑन द हाई पोस्ट इन द इंडियन आर्मी। द कुर्गी आर in the great number in Indian Army. The Kurgis have won many gallantries awards. उन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते थे। तो देखिए इसका पहला ही आंसर सही है। द कुर्गी रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। देखिए जैसा कि आपको अभी दिखाया था यहाँ पे, देखिए देखिए रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, है ना। ये देखिए मैंने इसको अंडरलाइन किया था, इन इंडियन आर्मी। ओके, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक, उसका राइट आंसर लिखेंगे हम अब। आंसर नंबर 10, इसका क्या है, ये ए ऑप्शन इसका सही है। ओके, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट है जो 11 से 13 क्वेश्चंस आपको बताने हैं इसमें। वेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स, जो आपने अभी तक जो प्रोज लेसन्स पढ़े हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, चूज द कट ऑप्शन ऑफ द आंसर फॉलोइंग, उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 11 से 13 तक 3 क्वेश्चन ये। व्हाट इज द कुर्ग फेमस फॉर, जब तो आपने वही पढ़ा था, अब दोबारा ये है। तो कुर्ग था उनका फेमस क्या था, कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, ये ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। कॉफ़ी, स्पाइसेस और रेन फॉरेस्ट ये वहाँ के सभी फेमस थे। तो इसका आंसर 11, आंसर 11 का जो है राइट आंसर है डी। ओके, अब इसका नेक्स्ट है इसका, एट व्हाट टाइम डिड वाली रिटर्न टू हर विलेज बाई द सेम बस। सेम बस से वाली कब लौटे, तो इसमें 3:50 PM, 3:45 PM, 3:40 PM और 3:52 PM। PM यानी संध्या के अपराह्न, ठीक है, तो PM लगाएंगे इसके लिए। और सुबह का टाइम होता तो AM लगाते हैं, ठीक है। तो जो 12 है उसका आंसर सी सही है, ये 3:40। ओके, यानी 3:40 PM पर वो बस से वापस लौटे थे। तो उसका 12 का सी आंसर सही है। तो आंसर नंबर 12 और आंसर क्या सही है इसका, सी। तो इसमें हम भरेंगे यहाँ पे सी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है बुद्धा प्रीच्ड द फर्स्ट sermon एट बनारस, गया, कौशाम्बी, चुनार। तो बनारस, ये फर्स्ट sermon जो है बुद्धा का वो बनारस में है। तो 13 का ए आंसर, 13 का ए आंसर, आंसर नंबर 13 और ऑप्शन इसका सही है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब ये कुछ लाइन दी हुई हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट को, संदर्भ को इसको पढ़ना है हमें पैराग्राफ के लिए, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोइंग। और उसमें जो आंसर, जो 2 प्रश्न हमारे दिए हैं 14 15, इसके उत्तर हमें इसमें से देने हैं। हु इज़ द पोइट, वाल्ट विटमैन, रॉबिन कैलेन, लेस्ली नॉरिस और W.V. ईस्ट।
जो लाइनें लिखी हैं एमेंडा, आप चलो एमेंडा जिसको मेन लाइन समझ लीजिए, ये इसके जो पोएम लिखी है इसके पोइट कौन है? तो इसके पोइट हैं रॉबिन क्लेन। तो इसका राइट आंसर है 14 का बी, रॉबिन क्लेन। आप इसको अच्छे समझ लेना बच्चों, और इसको पेज पढ़ लेते हैं। स्केल से आपको लाइन जरूर खींच लेनी है। मैं एक्चुअली नहीं खींच पाई हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे सीधी सीधी लाइन स्केल से जरूर खींचनी है। आपको स्केल से ही खींचनी है, हाथ से नहीं खींचनी है। मैं हाथ से खींच रही हूँ, हालांकि थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो रही है, लेकिन आपको स्केल से ही खींचेंगे, ठीक है। 14 का बी आंसर सही है, ठीक है। तो आपका ये है आंसर, जो 14, ये आप 14 आंसर है ऐसे लिख दिए, आप लिख दिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रॉबिन क्लेन। ओके, नेक्स्ट हमारा है अमंदा इज आस्क्ड टू, अमंदा ने कहा पूछा, गो टू स्लीप, टॉक प्रॉपरली, सिट अप स्ट्रेट, वॉश हर हैंड्स। तो उसका राइट आंसर है सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठ जाओ, ठीक है। तो 15 का सी आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से यहाँ आप लिखेंगे 15 आंसर जो है हमारा, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ क्योंकि इसमें सब समझ में आ रहा है, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। 15 का सी, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, हु कैन बी रब्ड इजीली। अब ये देखिए यहाँ दोबारा 16 to 20 20 क्वेश्चन पूरे यहाँ पे, बेस्ड ऑन योर अंडरलाइंड ऑफ दीज लेसन्स इन द बुक मोमेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके जो लेसन आपने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। हु कैन बी रब्ड इजीली, कौन व्यक्ति इजीली उसको रब कर रहा था, रगड़ रहा था? ए गीडी फेलो, ए रिच पर्सन, ए टेस्टेड पर्सन, ए केयरलेस पर्सन। तो उसका 16 का जो राइट आंसर है वो है ए ग्रीडी फेलो। ग्रीडी जो फेलो था उसको रब कर रहा था, उसको रगड़ रहा था। तो 16 का जो है ए ऑप्शन सही है। ओके, 16 का ए ऑप्शन सही है, 16 आंसर। और ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ये ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए। ओके, नेक्स्ट है मिस्टर जफर हैड टू अरेस्ट, मिस्टर ने जफर ने अरेस्ट किया था, हेडेड मैन, सिर वाला आदमी, हेडलेस मैन, या नेक्ड मैन, या नोटोरियस मैन। तो मिस्टर जफर ने जो व्यक्ति को पकड़ा था, अरेस्ट किया था, वो कैसा था? हेडलेस था, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। तो 17 आंसर का ऑप्शन सही है इसका, ये बी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एवराइट स्लेप्ट इन ए काउंटी साइंस फेयर व्हेन ही वाज इन फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या 7th ग्रेड, या 4th ग्रेड। तो सी आंसर इसका सही होगा, 7th ग्रेड। ओके, तो 18 का आंसर सही है सी। ओके, तो सी आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट हमारा है द कास्ट ऑफ द नेकलेस ऑफ मैम फॉरेस्टर वाज ओनली 500 फ्रैंक्स, 600 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स, 18,000 फ्रैंक्स। तो उसका राइट आंसर है ए 500 फ्रैंक्स। तो 19 का जो हमारा आंसर ऑप्शन सही है वो हमारा ए है। ओके, 19 आंसर ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 20, जो मल्टीपल का लास्ट क्वेश्चन हमारा। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा, सुरेखा, सुनीता, सुलोचना।
उसका नाम था सुलेखा। भोली का जो रियल नाम था वो था सुलेखा। तो 20 यानी पूरे मल्टीपल हो गए यहाँ पे। 20 आंसर का राइट ऑप्शन है ए, सुलेखा। तो इस प्रकार से ये आपके 20 नंबर पक्के हो गए बच्चों। ये अच्छे से तैयारी कर लें आप लोग, अच्छे, बिल्कुल लापरवाही ना करें। 20 नंबरों की ये सारे को सारे चैप्टर की रीडिंग अच्छे से कर लें, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। अब मैं आपको समझाऊंगी। मैंने कहा था एक लेटर और एक एप्लीकेशन, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसमें एप्लीकेशन ली है जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। राइट ए लेटर टू योर फादर विद द रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड you a sum 1500 rupees. You have to pay your college fee and make other payment or purchase books. इस तरह से आप आ सकती है। राइट लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। उसमें पैसे की अमाउंट दिया तो आप वैसे लिख सकते हैं, अगर पैसे का अमाउंट नहीं दिया है तो आप उस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। आपको पैसे की आवश्यकता है और ये कई बार पेपर में आ चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस एप्लीकेशन को लिखवाया जाए जिससे कि आप इसको अच्छे से याद कर लें, ओके। तो ये आपके लिए पैसों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, क्योंकि आप बाहर पढ़ रहे हैं। तो आप अपने पापा को या लेटर लिख रहे हैं कि पापा हमें इतने पैसे की आवश्यकता है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो मैं इसको लिख के बताती हूँ। हम लेटर लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन हो आपका उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो भी हो उसमें आपके पेपर में दिया हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी हो उसको यहाँ लिखेंगे आंसर, अंडरलाइन कर देंगे स्केल से इसके लिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन, अब जो हमें लेटर को लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। 141 गोमती नगर, आप कोई भी अपना लिख सकते हैं, लखनऊ, ओके। अब हम लिखेंगे डेटेड, नीचे डेट, जिस डेट में भी आप लिख रहे हैं, मैं डालती हूँ 12/2/23। जिसमें आप डेट में लिख रहे हैं उसको आप यहाँ पे डेटेड लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप रिस्पेक्टेड पापा जी, रेस्पेक्टेड पापा जी, कॉमा लगाएंगे। आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल सही हूँ। क्वाइट, WELL वेल हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल सही हूँ। एंड होप, और आशा करता हूँ, एंड होप, और आशा करता हूँ, यू विल आल्सो बी हैप्पी, आप भी अच्छे से होगे। एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी, आप भी प्रसन्नचित होगे। फुल स्टॉप लगा देंगे। माई स्टडीज, माई, मेरी स्टडीज यानी मेरी पढ़ाई, आर गोइंग, चल रही है, ऑन वेल, ठीक से, मेरी पढ़ाई ठीक से चल रही है। माई एनुअल एग्जामिनेशन आर एट हैंड, मेरे जो एनुअल एग्जामिनेशन है, ये मेरी 12 कक्षाएँ वो होने वाली हैं। तो आप लिखेंगे, सॉरी, माई, यहाँ पर स्टॉप लगा दीजिए। माई एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षाएँ, आर एट हैंड, होने वाली, बिल्कुल नज़दीक है, आर एट हैंड, जो मेरी वार्षिक परीक्षाएँ बिल्कुल ही नज़दीक है। आई एम नीड, मुझे ज़रूरत है, आई एम इन
नीड, मुझे ज़रूरत है। आप यहाँ रुपए आपको ऐसे भी लिख सकते हैं रा बना के इस तरह से, ये तो आप लिख सकते हो रुपीज। ओके, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर लीजिए। जो अगर आपके एप्लीकेशन में अमाउंट दिया है तो अमाउंट लिखिए, नहीं तो आप कोई सा भी अमाउंट लिख सकते हैं। उसमें कहा कि 500 मांगने, 1000 मांगे, 1500 मांगने, आपको उस तरह से लिखना है। और नहीं तो आप मन से कुछ जो नहीं है तो आप मन चाह लिख सकते हैं। तो 1500, 1500 एज आई हैव टू पे माई कॉलेज फी। आई हैव टू पे, मुझे अदा करनी है, जमा करनी है। माई कॉलेज फीस, माई कॉलेज फीस, मुझे अपने कॉलेज की फीस जमा करनी। एंड और मेक अदर्स पेमेंट्स, एंड और अन्य पेमेंट भी हैं वो भी मुझे जमा करनी है। एंड मेक अदर्स पेमेंट्स, और अन्य पेमेंट्स भी करनी है। तो आई हैव टू परचेज, अब यहाँ प्लस लगा देंगे। आई हैव टू परचेज, मुझे खरीदनी है, परचेज करनी है। सम बुक्स आल्सो, अब मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी है। सम, ये एस है, सम बुक्स आल्सो, मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी हैं। काइंडली, कृपया, सेंड ए सम ऑफ, SEND, सेंड ए सम ऑफ 1500 रुपीज, सम ऑफ 1500 रुपीज बाई, आजकल तो गूगल पे का ज़माना है तो गूगल का ही बात करिए, गूगल पे या मनी ऑर्डर। गूगल पे लिख दिया मैंने, नहीं तो आप MO मनी ऑर्डर। अब तो मनी ऑर्डर का ज़माना नहीं है, अब तो गूगल पे सीधा होता है, तो आप गूगल पे लिखते हैं, मनी ऑर्डर लिखते हैं। एट योर, जितनी जल्दी हो सके, एट योर अर्लीस्ट। ओके, कानवे माई बेस्ट, अब हो गया, एप्लीकेशन पूरी होगी आपकी। अब आप रिगार्ड लिखेंगे अपना, कानवे सी माई बेस्ट रिगार्ड्स, कानवे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर मॉम, मदर लिख दो, मॉम लिख दो या मदर लिख दो, चलो मदर लिख देते हैं। एंड लव टू, कोई बहन या भाई उसको नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड लव टू, आपकी सिस्टर जो भी उसको लिख सकते हैं। लव टू नीतू, मीतू या पंकज हैं, मोनू, सोनू कुछ लिखते हैं। लव टू सोनू या मोनू, या सिस्टर है कोई तो उसका नाम लिख सकते हैं। नीतू, मीतू, कोई भी नाम यहाँ पे आप एक कोई भी नाम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, कोई भी नाम यहाँ पे कोई एक अपने मन से लिख सकते हैं यहाँ पे, एक बहन का, भाई का, किसी का भी, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे योर लविंग सन, योर लविंग सन, तुम्हारा प्यारा बेटा। यहाँ पे XYZ नाम यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, XYZ। इस तरह से आप ये पूरी एक लेटर आप अपने लिख देंगे। ओके, इसको देख लीजिए ठीक से, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट है, इसको लिख भी सकते हैं आप, इसको ठीक से उससे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा था आपके लिए एक एप्लीकेशन भी लिख के बतानी है। मैंने एप्लीकेशन को भी आपको कहा था, एप्लीकेशन लिखने जो आपके एग्जाम में अधिकतर आई उसी को एप्लीकेशन को मैं लिखवाऊंगी, भाई आपके लिए ये समझाऊंगी। ये एप्लीकेशन है, ये
राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 5 days शोइंग जेन्यून रीजन, कोई जेन्यून रीजन है इसलिए आपको एक छुट्टी चाहिए 5 दिनों की। या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव और 4 days, आपको 4 दिन छुट्टी चाहिए, आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। या मैंने लिया है ये, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, आप जो आपको 3 दिन की छुट्टी दे, और यू वांट टू अटेंड योर सिक मदर एट होम, तो अपने माँ को पास जाना चाहते हो, जो माँ घर बीमार है घर पर, उसके लिए आप उससे मिलना चाहते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन हम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ भी सेम चीज़ भाई, क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका, क्वेश्चन नंबर जो भी यहाँ पे दिया हो आपके क्वेश्चन पेपर में, उसको लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आंसर। ठीक है, स्केल से अंडरलाइन करेंगे और इसको लिखेंगे टू सेवा में, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल PMHS आलमपुर जाफराबाद बरेली। ओके, आपको जो चाहे रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी विषय, आपको क्या क्या डिमांड है आपको, तो लीव फॉर 3 days या 5 days, जो आपको उसमें कहा जाए 3 दिन छुट्टी 4 दिन को उतना ही आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे अगर 3 days लिख दे रही हूँ या 5 days लिख दे रही हूँ, चलो 5 days लिख देती हूँ। लीव फॉर 5 days, ये आपके एप्लीकेशन में ये 5 days या जो भी हो आप उस हिसाब से लिखेंगे, चीटिंग नहीं करनी है, आप उसको देख लेंगे। नीचे रिस्पेक्ट सर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा लगाएंगे। अब नहीं लास्ट लिखेंगे आई विश टू सबमिट, आई विश टू submit that my mother has been suffering from फीवर हो या जो नाम हो तो नाम लिखेंगे। अंत मैं तो यहाँ फीवर लिख रही हूँ तो फीवर लिख दे रही हूँ, कोई नाम नहीं है। और नाम है तो उसका बीमारी का आप यहाँ भी उसमें नाम मेंशन करेंगे, जो भी यहाँ पे अगर आप दिया गया है तो कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, तो आप जो चाहे बोल सकते हैं। ठीक है, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंडे, और यहाँ भी टाइम की बाउंडेशन अगर उसमें दी हो तो आप उसको मेंशन करेंगे, या नहीं है तो आप सिंपल लिख दीजिए माई फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, मेरे पिताजी बाहर हैं, लिख देंगे माई फादर इज आउट, ये यू है OUT आउट, आउट ऑफ स्टेशन, मेरे पिताजी बाहर हैं। एंड एज आई एम द ओनली सन, मैं अकेला बेटा हूँ। एंड एज आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का अकेला बच्चा हूँ। आई हैव नो लुक, सॉरी आई हैव टू लिक, आई हैव टू
लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर हर मोस्ट ऑफ द टाइम, हर, मुझको बहुत देखभाल करनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। मोर ओवर, शी इज टू ओल्ड, शी इज टू ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हैं। आई कैन नॉट लीव हर एलोन, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आई कैन नॉट लीव हर एलोन, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए भी उनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। सो काइंडली ग्रांट मी, लाइन से लिखेंगे इसको फ्लश लगाने के बाद, ठीक है। सो काइंडली ग्रांट मी 5 डेज, पहले कहा तो 5 डेज, जो भी दिन कहा तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 डेज लीव, अब यहाँ पे डेट भी मेंशन करनी होगी, 5 दिन कौन से ये आपको बताना होगा। 5 डेज लीव फ्रॉम, जैसे मैंने आज 12 डाली है तो 12 से 5 दिन के लीजिए, 12 5 17 होते हैं, तो 12 2 23 टू 17 2 23, ओके। सो एज दैट, सो एज, ये एस है बच्चों, ठीक है। एज दैट आई मे लुक आफ्टर, आई मे लुक आफ्टर हर बेल, हर बेल। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड यू, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड योर फेथफुली, योर फेथफुली या योर पीपल कुछ लिख सकते हैं आप, योर फेथफुली या योर पीपल या योर ओबिडेंटली स्टूडेंट कुछ भी लिख सकती है। यहाँ पे एक्स बाई जेड, ओके। इस तरह से एप्लीकेशन होगी, मैंने कहा था आपको 2 एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन एक लेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने चुनी है, इसको आप देख लीजिए, इसको आपको याद कर लिख के देख लीजिए। और स्पेलिंग का विषय ध्यान रखना, स्पेलिंग नहीं गलत करिए, आपका मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी कराई है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। और अगर आपको कहीं कुछ मुझसे पूछना है तो प्लीज़ कृपया कर कमेंट्स जरूर पूछ लें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।